हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें वीडियोस को, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल पाए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो गाइज आज हम रोज़ आपके लिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ला रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देना थोड़ा सा आपको भी डिफ़िकल्ट होगा समझना, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है केओस हो जाता है बहुत सारा। ठीक है ना, तो डिफ़िकल्ट होता है समझना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ अगर दे दी जाए। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। Organizational structure is a set of rules, relationships and responsibilities that determine how a company's activities should be directed to achieve its goal. तो जनरली क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, छोटी है बड़ी है, ठीक है ना, जैसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी कंपनी है, तो उसमें हमेशा एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है। वो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि कैसे आपके सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होंगे और क्या उनके रोल्स होंगे, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या उनकी हायरार्की होगी, क्या एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, जिस तरह से आपका जो कम्युनिकेशन है आप वो कैसे करोगे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे होगी। ठीक है ना, अलग अलग लेवल्स होते हैं उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफाइन करनी होती है पहले, जब आप ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहते हो। ठीक है ना, उसको मैनेज करना चाहते हो। तो मैनेजमेंट में बहुत से इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है कि पहले डिफाइन करना कि आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग एडवांटेजेस होती हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, छोटी है, बड़ी है, डाइवर्सिफाइड है, ग्लोबल है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, उस हिसाब से ही हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स इसके। पहला है हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर को लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही ओल्ड आपका रिनाउंड क्लासिकल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लियरली क्या होता है कि एक, हम इसका पहले डायग्राम देखते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंड कराने के लिए। देखिए ये है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें हमेशा एक हायरार्की होती है, एक लाइन होती है जिसमें आपके सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे पहले सीईओ होता है, फिर उसके अंडर जो है 4 डिपार्टमेंट्स जो, या और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ये बिल्कुल कोई एकदम रिजिड मैं फॉर्मेट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है वो सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो आते हैं, फिर उनके मैनेजर्स हाउस के नीचे आते हैं, फिर सुपरवाइजर हैं, फिर वैसे करके एक हायरार्की फॉलो होती है सीनियरिटी के हिसाब से। ठीक है ना, और उसी तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी उसी तरह फ्लो होती है। कोई डिसीजन लेना है आपको तो भी उसी तरह आपको जो है हायरार्की फॉलो होती है। ठीक है ना, ये आप कह सकते हो कि ये बेसिकली एक क्लासिकल स्ट्रक्चर है और ये बहुत पहले से बहुत ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता था। ठीक है, और ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल इसका मैं दे सकता हूँ आपको। जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, या पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या आर्मी हो गई, तो उसमें एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है ना, तो ये इसके अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस है कि इट क्लियरली डिफाइंस रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। तो अथॉरिटी इसमें डिवाइड है, सबका काम डिवाइडेड है, सबको पता है उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी क्या उसके पास अथॉरिटी है, कितना वो कर सकता है काम, किसके लिए उसको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है, ऊपर वालों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर है इट डिटेल्स कॉरपोरेट
लैडर एंड प्रमोशनल स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि आप कहाँ जाओगे, मतलब यहाँ से आप अगर प्रमोट होते हो तो यू विल गो टू द व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल, ठीक है ना, आप कौन सी पोजीशन पे आप जाओगे। उसके बाद इट हेल्प्स टू स्पेशलाइज ईच एम्प्लॉयज वर्क। अब क्या है, आप जो है आपका रोल डिफाइन होता है, तो आप जो है अपने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, एक स्पेशलाइज्ड वर्क है आपका, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है, कोई बहुत एक वास्ट एरिया नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफाइंड है पहले से। नेक्स्ट है आपका इट कल्टिवेट स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज विद इन अ टीम। तो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही क्लासिकल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर है, और ये बहुत ही एक आपके हेल्पिंग नेचर का है कि मतलब आपका जो बॉस है वो आपको पता है कौन है, आपको किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किससे आपको जो है प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, किसको फीडबैक देना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एक डिफाइंड होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कुड डिले प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड डिस्करेज एम्प्लॉयज फ्रॉम टेकिंग रिस्क। तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक ब्यूरोक्रेटिक एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आपको एक हायरार्की फॉलो ही करनी है। उसके अलावा आप कुछ इनिशिएट करना चाहते हो तो वो डिस्करेज करती है, आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस करना पड़ेगा। कोई नई चीज़ आप करना चाहते हो, क्योंकि आपका रोल डिफाइंड है, ठीक है ना, आप कुछ नया करना चाह रहे हो तो मे बी ये स्ट्रक्चर वो एनकरेज नहीं करता है, ठीक है। और डिले हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक हायरार्की है, आपको प्रॉपर पूरा चैनल पूरा फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है काम को कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका इट मे एनकरेज एम्प्लॉयज टू प्रायोरिटाइज देयर ओन डिपार्टमेंट एंड डायरेक्ट सुपरवाइजर्स इंस्टेड ऑफ दी होल कंपनी। तो क्या है ये अपने अपने डिपार्टमेंट, क्योंकि रोल सबका डिफाइन है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग हायरार्की है, तो वो अपने ही दायरे में रह जाते हैं लोग, ठीक है ना, तो अपनी ही चीज़ों को वो हैंडल करते हैं, बाकी और कोई दूसरी डिपार्टमेंट या और कोई चीज़ के लिए वो कंसर्न भी नहीं होते हैं। तो आपका स्कोप जो है बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आप काम करते हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। अब पढ़ते हैं हमारा सेकेंड जो आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे एज द नेम सजेस्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू दी फंक्शंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसके हिसाब से आप जो है अपना स्ट्रक्चर डेवलप करते हो, ठीक है ना। इसका भी हम एक स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि पहले जो है ओनर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, ही इज दी होल सोल इंचार्ज। उसके बाद जो है फंक्शंस आ गए। अब देखिए फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फंक्शंस होते हैं आपके R&D, फिर फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, और भी फंक्शंस इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, ये कोई प्रेस्क्राइब्ड आपका फॉर्मेट नहीं है कि नहीं ऐसे ही होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जस्ट एन एग्जांपल। फिर उसके बाद देखिए ये फंक्शन है, इसके सब फंक्शंस हैं, ठीक है ना। R&D में क्या होता है, R&D में जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में आता है डिज़ाइन, ठीक है, फिर उसका डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, उसकी क्वालिटी। तो R&D में जो डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, जो आपका फंक्शन है उसमें फिर सब फंक्शंस आएंगे, और फिर वैसे ही आपके फर्दर वो डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही फाइनेंस में आ गया, अकाउंटिंग है, परचेजिंग है, ठीक है ना, मार्केटिंग में सेल्स, कस्टमर सर्विस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, तो ये अलग अलग फंक्शंस आते हैं इसमें। तो हर फंक्शन के सब फंक्शंस आते हैं, और फंक्शन के हिसाब से ही आप जो है अपने स्ट्रक्चर को आप बनाते हो, ठीक है ना। अब ये बेनिफिशियल कैसे होता है कि इट हेल्प्स एम्प्लॉयज डेवलप स्पेसिफिक एंड स्पेसिफाइड रोल्स, ठीक है ना। स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि आपका फंक्शन है और उसी फंक्शन को आपको करना है, तो इट इज़ ईजी टू कंट्रोल। आपका ना एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है कि आप यही फंक्शन संभालोगे, ठीक है ना। उसके बाद इट बूस्ट इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज सेल्फ सफिशिएंसी एंड इनोवेशन। तो उनके क्या है कि उनको पता है कि मुझे यही करना है, तो उसमें जो भी आपको इनोवेशन करना है, आपको फ्रीडम है, आप उसमें क्या क्रिएटिविटी ला सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट स्केल्स इजीली टू वर्क फॉर कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस। तो क्या ये बड़ी छोटी सारी कंपनियों में ये अडाप्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शंस हर कंपनी के होंगे, अपने अपने तरीके से होंगे, अपने अपने
एरियाज में होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने हिसाब से वो मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, ये इजी है इम्प्लीमेंट करने में। फिर डीमेरिट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इट डजंट एनकरेज कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अब क्या है, इसमें डिपार्टमेंटेशन हो जाता है फंक्शनल में। जो फंक्शन में आप हो उसी में आप रह जाओगे, उसी से आप कम्युनिकेट करोगे, आपको नहीं पता है कि कहाँ से क्या चल रहा है, क्योंकि आप रेस्ट्रिक्टेड एक एरिया में हो, ठीक है ना। तो उसमें आपको एक सीमित दायरा है आपका, ठीक है। फिर इट हाइड्स की डिटेल्स ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज फ्रॉम एम्प्लॉयज आउटसाइड दैट डिपार्टमेंट। वही चीज़ हो गई कि आप एक सीमित दायरे में हो तो आपको वही पता है जो उस डिपार्टमेंट की बातें हैं या उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। आपको एक ओवरऑल अप्रोच आपको नहीं मिलती है कंपनी की, कंपनी कहाँ जा रही है, क्या सोच रही, क्या स्ट्रेटजी है, एक ओवरऑल कुछ भी नहीं पता आपको सिर्फ उस फंक्शन के बारे में पता है, जिस फंक्शन से या जिस डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, ठीक है ना। तो ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइन एंड स्टाफ। तो हमने पढ़ा पहले जो हमारा हायरार्किकल था वो था लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और हमारा लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है, एक क्या होता है कि हमेशा एक मेन फंक्शन में काम करने वाला एक स्टाफ, एक वर्कर्स होते हैं, और उससे रिलेटेड उसकी एक हेल्पिंग स्टाफ होता है, ठीक है ना। तो जैसे मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। These organizations have direct vertical relationships between different levels and also specialists responsible for advising and assisting line managers. जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ जैसे आई वॉज वर्किंग विथ एशियन पेंट्स में मैं काम करता था, तो हमारा जो डिपार्टमेंट था वो एक बिजनेस यूनिट था और हम सेल्स डिपार्टमेंट से थे, ठीक है ना। तो मेन फंक्शन हमारा जो था, हमारा एक बिजनेस यूनिट था और उसमें हम अपने अपने एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो हमारा मेजर काम था बिजनेस जनरेट करना, बट हमारे साथ कुछ लाइन स्टाफ, कुछ स्पेशलिस्ट हमारी हेल्प करने के लिए थे। जैसे हमारे यहाँ इंजीनियर्स थे, है ना, जो पेंट की नॉलेज रखते थे, केमिकल इंजीनियर्स थे जिसमें उनको केमिस्ट्री आती थी। तो कोई भी साइंटिफिक क्वेश्चन है तो क्योंकि हम स्पेशलाइज नहीं है उसमें, तो दे वर देयर टू हेल्प। कोई कंप्लेंट्स आ जाती थी तो देयर वर पीपल हु वर स्पेशलाइज्ड इन कंप्लेंट्स हैंडलिंग, ठीक है ना। तो कई अलग अलग तरह के हमारे साथ स्पेशलिस्ट काम करते थे, ठीक है ना। तो देयर वाज अ मेन स्टाफ, ठीक है ना, और देयर वाज अ सपोर्टिंग स्टाफ, ठीक है ना। तो इस तरह की आपकी कई जगह, कई ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का होता है जहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि मेन स्टाफ को सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, ठीक है ना, जनरली। तो उसमें आपका इस तरह की स्ट्रक्चर आप डेवलप करते हो, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर में कि अब देखिए यहाँ पे सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट्स के अलग अलग आपके जो है हेड्स हो गए, ठीक है ना। उसको फिर जो है हर डिपार्टमेंट जो है एक सपोर्टिंग स्टाफ है। तो एचआर जो है, एचआर भी मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। और आपका जो है फाइनेंस भी उसमें एक सपोर्टिंग स्टाफ है, फिर मार्केटिंग का एक सपोर्टिंग स्टाफ है। तो सपोर्टिंग स्टाफ आपका जो लाइन, जो मेन आपका काम है, ठीक है ना। मेन यहाँ पे जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, मेन जो काम है प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है, और इसमें जो बाकी आपके जो हैं वो आपके हेल्पिंग स्टाफ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे इसका एडवांटेज क्या है कि कमिटी डिसीजंस आर बेटर देन इंडिविजुअल डिसीजंस। तो इसमें क्या है, हमेशा एक आपका हेल्पिंग स्टाफ होता है, तो आप एक ग्रुप डिसीजन लेते हो कि ठीक है ये हमारे सामने सिचुएशन है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आपको दो तीन एस्पेक्ट मिलते हैं, आपके हेल्पिंग स्टाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, एक ही डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डिसीजन मेकिंग में काम करता है। तो सारे लोग मिल के उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं,
फिर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन कमिटी मेंबर्स लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन आपका बेटर रहता है, आप सारे ऑर्गेनाइजेशन जो भी आपका लाइन है और स्टाफ जो आपके स्टाफ हैं वो उससे आप जो है टच में रहते हो, तो आपको एक कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा बनता है, ठीक है ना, जो कि ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फिर कमिटी मेंबर्स कैन बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो आप उनको भी इन्वॉल्व करते हो तो उनको मोटिवेटेड फील होता है, दे आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी अच्छा फील होता है, एक आपकी अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है। फिर ग्रुप डिसीजन में लीड टू क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि आपके बहुत सारे आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारा एस्पेक्ट आपको मिलता है, तो क्रिएटिविटी भी उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, उससे कोई नई चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है, विच इज़ एन एडवांटेज। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ में स्टिल अराइज। तो क्या है कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी पॉइंट से कोई एक दूसरे में जो है सहमत ना हो, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तो स्टाफ ऑफिसर्स में रिजेंट देयर लैक ऑफ अथॉरिटी। तो क्या है, अथॉरिटी जो होती है वो मेन लाइन स्टाफ के पास होती है, कोई भी डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी होती है वो लाइन की ही होती है। स्टाफ जो होता है बस हेल्पिंग हैंड होता है। तो क्या होता है, स्टाफ को ये लग सकता है कि यार मैं अथॉरिटी तो मेरे पास है नहीं, मुझे सिर्फ ऐसे ही रखा है खाली आइडियाज़ देने के लिए, तो दे में फील लेफ्ट आउट, ये हो सकता है। फिर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लाइन एंड स्टाफ में बिकम डिफिकल्ट। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन भी लैक हो सकता है, उसमें डिफिकल्टी हो सकती है आपको काम करने में, ठीक है ना। तो ये हमारा था लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है ये एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है और जो कॉमन इन एंटरप्राइज कंपनीज विथ मेनी लार्ज डिपार्टमेंट्स, मार्केट्स और टेरिटरीज। फॉर एग्जांपल, अ फूड कॉन्ग्लोमरेट may operate on a divisional structure so that each of its food lines and products can have full autonomy। तो क्या होता है कि जैसे बहुत लार्ज कंपनीज हैं अगर, तो जैसे एक फिर मैं एग्जांपल दूंगा कंपनी का। तो लार्ज जो अपोलो में काम मैं करता था तो वहाँ पे आपकी इट्स अ ग्लोबल कंपनी, तो उसमें क्या है बहुत लंबा चौड़ा इनका बिजनेस है, तो वहाँ पे हमेशा डिविजन्स होते हैं, ठीक है ना। डिविजन्स मतलब कि बहुत सारे देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, तो हर प्रोडक्ट का एक हेड है, हर प्रोडक्ट का एक डिवीजन अलग है। फिर उनमें क्या है कि जो डिवीजन ये जोग्राफिकली भी है उनके साथ, कि जोग्राफी जो है आपकी इंडिया के लिए अलग है, एशिया पैसिफिक के लिए अलग है, ठीक है ना, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अलग है, ठीक है ना, पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए अलग है। तो जो आपका एक स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करते हैं, आप डिवीजन में चीज़ों को बांट देते हो, ठीक है ना। इट मे बी पॉसिबल कि आप जो है जोग्राफी को एज अ बेस बना के डिविजन्स बांट दो, या आप जो है कोई प्रोडक्ट लाइन डिफाइन करके उसको आप डिपार्टमेंट या डिवीज़न बना दो, उसके बाद आप जो है उसको उस हिसाब से मैनेज करो। तो डिपेंड करता है कि आप कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट के हिसाब से ही होगा या जोग्राफी के हिसाब से होगा, किसी और हिसाब से भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कंपनी को किस डिवीज़न, कौन सी तरह का डिवीज़न उनको बनाना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है जो CEO है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लाइंस हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रोडक्ट हैं, और फिर उसके नीचे अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के आपके R&D अलग है, मार्केटिंग अलग है, फाइनेंस, तो उसमें उस पर्टिकुलर डिवीजन में सारे डिपार्टमेंट होंगे, ठीक है ना। तो डिवीजन आपने पहले अलग कर दिए, फिर उसके बाद आप उसके सारे डिपार्टमेंट आपके अलग हैं। इट कुड बी पॉसिबल कि आपके जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री वाइज भी हो सकता है कि इंडिया के लिए उसके डिपार्टमेंट अलग हैं, एशिया पैसिफिक के लिए अलग हैं, आपके साउथ ईस्टर्न कंट्रीज के लिए अलग हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। जनरली बहुत लार्ज आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जनरली यूज़ होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इसके, कि द
different departments have some flexibility to operate separately from the company at large. तो ये जनरली क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है ना. तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, इनको फ्रीडम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ऑपरेट करने में. ये अपना डिसीजन जो है आराम से अपने हिसाब से ले सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज या डिवीजन वाइज, वहाँ की सिचुएशन के हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है. इट्स मोर अडाप्टेबल टू कस्टमर नीड्स. जैसे मैंने कहा कि इट डिपेंड्स कि वो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से या जो भी इनका डिवीज़न है उनके हिसाब से उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये डिवीज़न में हमारा कस्टमर जो है उसकी क्या नीड्स है, वो क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, उस हिसाब से वो चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना. ईजी होता है अडाप्ट करना. फिर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैव मोर ऑटोनॉमी एंड रूम्स फॉर इनोवेशन. अगेन उनको फ्रीडम है चीज़ों की, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी अपने हिसाब से वो ला सकते हैं चीज़ों में, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा उनको पूछने की या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं. इनोवेशन और क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है जब आपको फ्रीडम होती है, ठीक है ना. अपने हिसाब से चीज़ों को करने लगते हैं, ठीक है ना. और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इट रिस्क्स एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि क्या है कि एक ही कंपनी तो एक है, लेकिन हर कंपनी में डिवीज़न जो है बहुत अलग अलग है. उसके बाद डिवीज़न के अंडर आपके जो है सारे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी है उसमें, सारे डिपार्टमेंट में आपका ह्यूमन रिसोर्स है, सारे डिपार्टमेंट में R&D है, सारे डिपार्टमेंट में आपका जो है मार्केटिंग है, फिर सारे डिपार्टमेंट में सेल्स है. तो क्या है कि रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाता है उसमें, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आप यूज़ नहीं कर रहे हो रिसोर्सेज का, ठीक है ना. हर डिपार्टमेंट हर जगह है, तो विच इज़ मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है. पैसा ही बहुत लगता है, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी. फिर इसका इट एनकरेजेस पुअर कम्युनिकेशन एंड लो इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो क्या है, अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ऑब्वियसली दे डोंट कम्युनिकेट, क्योंकि उनका एक अलग स्ट्रक्चर है, तो सबका अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, तो कोई कम्युनिकेशन उनके बीच में नहीं होता है, ठीक है ना. तो विच इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप एक ही कंपनी में एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो इट लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम्स. फिर इट इनकरेजेस इंटरनल कंपटीशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स. तो क्या है, कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है कि मेरा डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट, तो ये आपस में ही सेम कंपनी में आपकी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं. बहुत ज़्यादा इंटरनल कंपटीशन होता है, जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी. और आपस में आपका कंपटीशन होने से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है ना. एक कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, एक भावना बहुत ही गलत पैदा होती है कि आई हैव टू बीट दिस डिवीज़न और मुझे इस डिपार्टमेंट से ऊपर आना है. तो होता है ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं होनी चाहिए कंपनी में, ठीक है ना. तो ये हमारा हुआ डिविजनल स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लैट स्ट्रक्चर पे. फ्लैट स्ट्रक्चर क्या कहता है? फ्लैट मतलब होता है कि बहुत आपका वास्ट, आपकी जो है बाइफर्केशन नहीं है, आपको बहुत ही छोटा सा एक हायरार्की है, ठीक है ना. हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है, एक CEO है और बाकी सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो स्प्रेड हैं, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा आपका स्कैटर्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका जो है बाइफर्केटेड, बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रक्चर नहीं है. आपकी एक ओनर होते हैं और उसके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, दैट्स इट. और ये जनरली जो है बहुत ही छोटे, जो स्मॉल आपके नए बिजनेसेस होते हैं, कोई नया अगर आपने बिजनेस खोला है तो जनरली ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. और ये क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉमन इन अ स्टार्टअप. जो स्टार्टअप होते हैं उसमें ज़्यादा बहुत कॉमन है. मॉडर्न अप्रोच है ये, और डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अपनी फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकता है. तो देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इसके. एम्प्लॉयज़ हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस. तो उनकी जो है, उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनको इंडिपेंडेंस रहता है, फ्रीडम रहती है कि अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाएँ,
ठीक है, बहुत ज़्यादा हायरार्किकल नहीं है कि हमें हर चीज़ के लिए अप्रूवल लेना है या इस तरह से ना, डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। तो ऑब्वियसली स्मॉल स्ट्रक्चर है तो इंटरेक्शन जो है अच्छा होता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। इट्स फास्टर टू इम्प्लीमेंट न्यू प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ विथ लेस रिस्क ऑफ एरर, क्योंकि सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है तो कोई भी आपका नया आइडिया है या नई प्रैक्टिस आपको लानी है तो इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी इजीली। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? एम्प्लॉयज लैक सुपरविजन डिसेंट्रलाइज है तो बहुत ज़्यादा सुपरविजन आपको नहीं मिल पाता या बहुत ज़्यादा सुपरवाइज आप नहीं कर पाते हो। ठीक है ना, देयर कुड बी कन्फ्यूजन अराउंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, क्योंकि स्मॉल स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा हायरार्किकल, सबको पता नहीं होता कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको जो है कौन किससे ऑर्डर लेगा, तो ये एक क्योटिक सिचुएशन हो जाती है इसमें। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन किसको क्या रिपोर्ट ले रहा है, किससे क्या आपको किससे ऑर्डर लेने हैं। ठीक है, फिर एम्प्लॉयज लैक और डोंट डेवलप स्पेशलाइज स्किल्स। अब स्पेशलाइज स्किल्स मतलब कि बहुत ही आप रेस्ट्रिक्टेड तो हो नहीं, सभी जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है हर बंदा हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन आपस में हो रहा है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल स्पेशलाइज हो, नहीं मैं अगर मार्केटिंग हूँ मैं मार्केटिंग ही करूँगा, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है ऑपरेशनल काम भी करना पड़े, हो सकता है आपको किसी को रिक्रूट करना पड़े। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में पीपल आर मल्टीटास्किंग, तो इसमें स्पेशलाइजेशन जो है डाइल्यूट हो जाती है। फिर इट हैज़ पुअर स्केलेबिलिटी एज कंपनी ग्रोज। अब जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे आप जो है मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपने कोई वेल स्ट्रक्चर्ड बनाया नहीं है पहले से। जैसे जैसे आपके नीचे बंदे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर। अब आते हैं हमारे मॉडर्न, ये भी मॉडर्न था हमारा फ्लैट, बट ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में था जो फ्लैट स्ट्रक्चर था। हमारा एक अलग एक जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ये क्या है, काफ़ी जगह आजकल बहुत जगह मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होते हैं। आई बिलीव ज़्यादातर आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज़ होता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है कि जैसे आप देखते होंगे एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जैसे हम इसका डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये देखिए जैसे मैट्रिक्स जैसा ये लग रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। तो जैसे आपके जो नॉर्मल जो हायरार्किकल होता है वो तो होता ही है कि आपके जो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, उसका एक हेड है, ठीक है ना, और उसके नीचे जो है एम्प्लॉयज़ हैं आपके। बट आपका एक साइड बाय साइड क्या है, एक प्रोजेक्ट भी है आपका। इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई प्रेस्क्राइब एकदम फॉर्मेट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है ये, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट ए है, उसके उस प्रोजेक्ट में सारे डिपार्टमेंट का कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे डबल हायरार्की हो जाती है, ठीक है ना। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता इसमें क्या है, आपके साइड बाय साइड दो आपके मैनेजर्स हो जाते हैं, दो आपके रिपोर्टिंग आपकी दो तरह से होती है। एक तो आपका जो प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट मैनेजर है उसको आप रिपोर्ट करते हो, और एक आपका जो फंक्शन है उसको आप रिपोर्ट करते हो, फंक्शन का जो मैनेजर है, ठीक है ना। तो इट्स अ टू वे, मतलब आपको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ स्लाइडली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो जो एडवांटेजेस हैं इसके क्या हैं, सुपरवाइजर हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द बेस्ट एम्प्लॉयज़ फॉर अ प्रोजेक्ट। अब जो इसमें क्या है, चॉइसेस होती हैं आपके पास कि जो प्रोजेक्ट है उसके लिए बेस्ट एम्प्लॉय आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। इट अलाउज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ठीक है ना। मतलब क्योंकि डायनेमिक, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है कभी बदलते रहते हैं, प्रोजेक्ट आपके कंप्लीशन हो जाती है प्रोजेक्ट की, फिर आप जो है चेंज कर लेते हो प्रोजेक्ट, तो आपको क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है।
ठीक है। फिर एम्प्लॉयज़ हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड फॉस्टर स्किल्स, क्योंकि आपको जो है 2-3 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं और एक ही एम्प्लॉय जो है 2 तरीके के काम या 2 तरीके से वो चीज़ों को दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करता है, लेता है, तो वो उसके स्किल्स डेवलप होते हैं और वो एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है। तो ठीक है ना, तो वो एज अ पर्सन उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, विच इज़ गुड फॉर द एम्प्लॉय। डिसएडवांटेजेस क्या है? देयर कुड बी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द नीड्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द डिपार्टमेंट। तो क्या है, दो जहाँ पे हायरार्की है या दो जहाँ पे सुपीरियर है, वहाँ पे ऑब्वियसली जो है यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी वर्क कौन सा है, प्रोजेक्ट का वर्क है, डिपार्टमेंट का वर्क है, कौन सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो आपका जो डायरेक्शन है आपका भटक जाएगा, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज प्रोन टू रेगुलर चेंजेस। क्या है, लगातार चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस भी अच्छे नहीं होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं तो खुद ही आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं हो क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स। अब उसके ही सिमिलर एक हमारा है स्ट्रक्चर, टीम स्ट्रक्चर। ये भी मोर और लेस आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की ही तरह है, ठीक है ना। ज़्यादातर ये जो सुपीरियर जो टीम हेड होता है उसको लेके आप जो है उस स्ट्रक्चर को आप बिल्ड करते हो। आप देखो कैसे होता है ये देखिए, इसमें क्या है, सीईओ है, फिर आपके ना ये 3 तरह के आपके प्रोडक्ट लाइंस हो गए, ठीक है, या सर्विसेज हो गई, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके नीचे उसकी टीम है। तो एवरी प्रोडक्ट लाइन या प्रोजेक्ट इज डिफरेंट और उसके नीचे उसकी पूरी टीम है और टीम में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो इस तरह से आपका टीम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। टीम स्ट्रक्चर इज बेसिकली decentralized but formal structure that allows department heads to collaborate with employees from other department as needed। तो वही मैंने कहा, जैसे मैट्रिक्स में था कि डिपार्टमेंट से आप पिक कर लेते हो कि यार ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो आपका जो टीम स्ट्रक्चर है उसमें भी वही होता है कि आपकी अगर टीम है, कोई आपको प्रोजेक्ट है या प्रोडक्ट है, तो आप उस हिसाब से आप अलग अलग डिपार्टमेंट से, उसमें आपको इंजीनियर चाहिए, उसमें आपको जो है R&D से चाहिए, मार्केटिंग से चाहिए, फाइनेंस से बंदा होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपकी ये भी हो सकता है कि आपकी जोग्राफिकली एक टीम हो, उसमें आपको हर बंदा चाहिए, क्योंकि आप एक उस पर्टिकुलर आपकी जो जोग्राफी है उसमें आपको हर बंदा चाहिए, हर डिपार्टमेंट का, ठीक है ना। तो विच इज दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ओके। तो इसके देखिए एडवांटेजेस क्या है। द लैक ऑफ कंपार्टमेंटलाइज्ड लेबर ड्राइव्स प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ एंड ट्रांसपेरेंसी। तो एक टीम में सारे तरह के लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ आपकी बरकरार रहती है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंसी भी रहती है कि हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। फिर इट प्रायोरिटाइज द एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस ओवर सीनियोरिटी। तो क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ है उसका एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है, क्योंकि टीम में सब मिलजुल के काम करते हैं। तो एक टीम स्ट्रक्चर में जो है ऐसा नहीं कि हायरार्किकल है कि सीनियरिटी का है, इनोवेशन भी होता है उसमें, बहुत सारी क्रिएटिविटी भी होती है। तो टीम स्ट्रक्चर में जो है वो ये सारी चीज़ें आपको एडवांटेज है ये, ठीक है। फिर इट मिनिमाइजेज एम्प्लॉयज मैनेजमेंट टास्क। तो जो मैनेजमेंट का टास्क है वो मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि एक ही टीम में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये रिड्यूस करता है मैनेजमेंट का जो वर्क होता है, ठीक है ना। आपके डिसएडवांटेजेस अब क्या है। इट कुड कंफ्यूज एम्प्लॉयज गिवन द पोटेंशियल सबवर्जन ऑफ ट्रेडिशनल एग्जीक्यूटिव्स एंड लो लेवल रोल्स। तो क्या है, देखिए टीम है, टीम में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। तो कोई हो सकता है बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ही मस्ट बी फीलिंग कि वो एक डाउनग्रेडेड जॉब कर रहा है या एक नीचे रोल कर रहा है, या इस तरह की फीलिंग आ सकती है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि टीम है, टीम में कोई सीनियर जूनियर नहीं है, टीम इज अ टीम,
ठीक है। तो इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनको ऐसा लग सकता है कि हम कोई नीचे आ गए, हमारा जो एक स्टेप नीचे आ गए हम, ठीक है ना, तो वो डिमोटिवेट हो सकते हैं इससे। तो इट ऑब्स्कर्स द कॉर्पोरेट लैडर एंड मे डिसइंसेंटिवाइज एम्प्लॉयज फॉर वर्किंग हार्डर टू बी प्रमोटेड। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जाओगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनका क्या लैडर है उन्हें पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा टीम स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर है नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका हम पहले एक स्ट्रक्चर का एक डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम में देखिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि क्वालिटी कंट्रोल, कस्टमर सर्विस, अलग अलग तरह के वर्क हैं, उसकी अलग अलग टीम्स हैं, ठीक है ना। कुछ में जो है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए इधर जो है ये सेल्स का है, सेल्स टीम है, सेल्स सपोर्ट है, सेल्स एनालिसिस है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये एक स्ट्रक्चर है, कोई एक प्रेस्क्राइब्ड का कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही लार्ज और मल्टी सिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ये क्रिएट किए जाते हैं या क्रिएट हो जाता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो आप कोई स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं कर पाते हो जनरली, तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट में जो है उसमें डिपार्टमेंट भी आ रहा है, उसमें टीम स्ट्रक्चर भी आ रहा है, उसमें जोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी आ रहा है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर का जो मेल है उसको हम नेटवर्क स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर इज स्पेशली सूटेबल फॉर अ लार्ज मल्टी सिटी और इवन इंटरनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन मॉडर्न एरा। It organizes not just the relationships among department in one office location, but the relationship among different locations and each location teams of freelancers, third party companies to whom certain tasks are outsourced and more. तो क्या है, ये बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ना वो एक जगह आप जो है स्ट्रक्चर आप बन जाता है उसका। तो आप जनरली आप डिफाइन नहीं कर सकते कि किस जगह कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्ट्रक्चर फॉलो हो सकते हैं, तो उसको बेसिकली आप नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हो कि आप हर कोई एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। सो दैट इज बेसिकली अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब इसका एडवांटेज क्या है कि इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फंक्शनल रोल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among on-site employees, off-site employees, freelancers and outsourced third parties। तो क्या इसमें क्या है, बहुत सारे रिलेशनशिप बनते हैं, तो हर रोल जो है हर एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ है, हर कोई थर्ड पार्टी जो आउटसोर्स आपने की है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई मान लीजिए आपने क्वालिटी कंट्रोल्ड आपने एजेंसी रखी है, कोई आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए कोई एजेंसी रखी हुई है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपस में आप जो है इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे को, ठीक है ना। तो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग आपको हर रोल की हो जाती है, हर फंक्शन की हो जाती है, ठीक है। तो इट बूस्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट और लोकेशन टू डेलीगेट टास्क टू अनदर। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो एक डिपार्टमेंट से अलग डिपार्टमेंट अगर आपको कोई काम कराना है तो इट इज़ ईजी, आप कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए हो तो आप उससे काम करवा सकते हो, ठीक है ना। इट ड्राइव्स एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। सब मिलजुल के काम करते हैं तो कम्युनिकेशन ईजी होता है। आप मिलजुल के आप जो है कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन या डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कोई क्रिएटिविटी निकल सकती है आके, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं इसमें, तो क्रिएटिविटी बहुत होती है इसमें, ठीक है ना। इट क्लियरली आउटलाइंस वर्कफ्लो एंड चेन ऑफ कमांड्स इन लार्ज बिजनेसेस। तो क्या है कि एक चेन ऑफ कमांड और
आपका वर्क फ्लो जो है वो क्लियर होता है इसमें, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है, हर कोई जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो जनरली ये स्ट्रक्चर आपका लार्ज बिजनेसेस में आपका यूज होता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इट्स कॉम्प्लेक्स स्पेशली इन रिगार्ड टू आउट ऑफ ऑफिस प्रोसेसेस। तो बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कोई डिफाइंड नहीं है कौन किसको क्या, कहीं से भी आपको कमांड आ सकता है, कहीं से कोई कुछ मांग रहा है, कहीं से कोई कुछ मांग रहा है। तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स कि आदमी फोकस कहाँ पे करे, ठीक है। फिर इट्स वेग एज टू विच एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और ऑफिस शुड मेक द फाइनल डिसीजन। जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि कौन किसका हेड है, कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो होल सोल है। ये क्या है, सबका मिला जुला एफर्ट होता है इसमें। तो ये नहीं डिफाइन हो पाता कि कौन जो है फाइनल डिसीजन लेगा, ठीक है। ये कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मैंने अभी जैसे मैट्रिक्स में हमने देखा था कि प्रोजेक्ट है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट में जो हर एम्प्लॉई है उसका सारे डिपार्टमेंट में। तो इसी तरह से आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम आपका पहले डिवीजन करते हैं, है ना। प्रोजेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, आपका लोकेशन हो सकता है, प्रोजेक्ट आपका जो है कोई प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम इसको डाइवर्सिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसका मैनेजर है, उसके नीचे उसका स्टाफ है। तो स्टाफ जो है वो मिला जुला होगा, हर डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, या उस प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो स्टाफ आपका उस स्ट्रक्चर में होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इट फॉस्टर्स मोर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या है, वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है सारी चीज़ें, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है और कम्युनिकेशन आपका जल्दी होता है, ठीक है ना। फिर द सेंस ऑफ अर्जेंसी अराउंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन इंक्रीजेस एम्प्लॉय कोऑपरेशन। तो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, उस पर्टिकुलर चीज़ से आप उस चीज़ के लिए ही आप सब काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है, स्कैटर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ही ऑब्जेक्टिव है। तो वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ में बढ़ा देता है। फिर आपका आता है इट इंक्रीजेस एम्प्लॉयज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी। उसमें क्या है, प्रोजेक्ट में हर तरह के लोग होंगे, उसको हर तरह का एस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है ना। मार्केटिंग, सेल्स, आपका टेक्निकल, आपके हर तरह के एस्पेक्ट आपको उसमें मिलते हैं, तो आपकी वर्सेटैलिटी आपकी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की। फिर आपका है द स्ट्रिक्ट डेडलाइंस कुड इंक्रीज वर्कर्स स्ट्रेस। तो ये हमारा डिसएडवांटेज है कि जो डेडलाइन आपकी है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की, वो क्या है, स्ट्रेस बढ़ा सकती है, ठीक है। द पावर माइट बी टू स्ट्रांगली सेंट्रलाइज्ड विद द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो क्या है कि एक प्रोजेक्ट है, उसका मैनेजर है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया कि वो सारे डिसीजन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर ही लेगा, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इट लैक्स दी अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट अमंग एम्प्लॉयज़। तो इसमें जो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है वो एक लैक है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और आपकी जो स्ट्रक्चर डिसमेंटल हो गया। तो क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो परफॉर्मेंस है और आपकी जो स्किल है वो रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट ही रह जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपको स्कोप नहीं मिलता है कि बहुत वर्सेटाइल होने का, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो मोटा मोटी हर जगह यूज़ किए जाते हैं। मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कोशिश की है कि सारे स्ट्रक्चर्स आपको बता पाऊँ। और भी कोई अगर स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में आते हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, हम और उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe, like, share and comment.